दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाकों में इन दिनों एक अलग तरह की हलचल है। पहले यहाँ नक्सलवाद की चर्चा होती थी, अब जल जंगल जमीन की हो रही है। नेता और अफसर गांव तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके पास वे पहुंच रहे हैं वे खुश कम सशंकित ज्यादा हैं। उन्हें लग रहा है कि ये अचानक बढ़ी आवाजाही विकास के लिए नहीं, पहाड़ों के खनन की तैयारी है। लोहा गांव के लोग पूछ रहे हैं, जब हम 60 साल से लाल पानी पी रहे थे तब कोई क्यों नहीं आया? अब अगर डिपॉजिट नंबर 13 खोलने की बात हो रही है तभी विकास याद आ रहा है। उनका गुस्सा सिर्फ खनन से नहीं, उपेक्षा से है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा के भीतरी इलाकों से उठ रही आवाजें आज की भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का इशारा कर रही है। ये वही इलाका है जो दशकों तक नक्सलवाद की वजह से जाना जाता रहा, जहां बंदूक की आवाजें ही खबर बनती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बंदूक की आवाज लगभग धीमी हो चुकी है और जल जंगल जमीन का सवाल सामने आ रहा है। नक्सल प्रभाव कम हुआ तो सरकार और प्रशासन की पहुंच भी इन दूर दराज आदिवासी इलाकों तक बढ़ी, लेकिन विकास के दावों से ज्यादा यहां लोगों के मन में अविश्वास दिखाई दे रहा है। इस समय मैं आयरन हिल के नीचे बसे गांव में मौजूद हूं। पुरंगेल ये गांव है जहां पर 12 से 15 पंचायतों के या 12 से 15 गांव के लोग एकत्र हुए हैं, जिसमें लोहा गांव, पुरंगेल, डोडी, तुमनार, माशोड़ी, ऐसे तमाम सारे जो गांव के लोग हैं ये सारे ग्रामीण एकत्र हुए हैं। और इनका कहना है कि हमको विकास तो चाहिए, हमको सड़क चाहिए, आंगनवाड़ी चाहिए और स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेकिन हमको जल जंगल जमीन का दोहन नहीं चाहिए। कोई पहाड़ की खुदाई नहीं चाहिए, न किसी निजी कंपनी को इन पहाड़ों को दिया जाए, क्योंकि हम इन पहाड़ों की पूजा करते हैं और इन्हीं पहाड़ों से इनकी गुजर बसर होती है। पूरा जीवन यापन इसी जल जंगल जमीन पर इन लोगों का आधारित है। ये जल जंगल हमारा आदिवासियों के हक में अमन चला रहे, तो मतलब ये क्या है? विदेशी वाले तो आके यहाँ क्या काम कर रहे? लोगों को हमारा मूल्य वश्य है पहले से नहीं। मेरा दादी का दादी, बाप का बाप, ये जिस जमीन में मेरे को जन्म दिया ना, है कि नहीं? इसी जमीन के छोड़ के कहां जाऊंगा? विदेशी जाएगा? नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? विकास के नाम से फोर्स के साथ क्यों आ रहे? फिर फोर्स को भेज रहे हैं यहाँ के लोगों को। मैं इसके पहले भी बताया हूँ, डेली पकड़ दकड़ क्यों चल रहा है? अब जो नक्सल समझ तो खत्म होगा ना। और कई लोग सिलेंडर के नाम से मुखिया दायरा में जुड़े, फिर भी डेली के डेली पकड़ के लेके जाना। और क्या है, मैं ये कहता हूँ कि डिपॉजिट 13 नंबर की वजह से ही हमारे लोगों को पकड़ना और जेल ठूसना। किरंदुल के आयरन हिल के नीचे बसे लोहा गांव और आसपास के इलाकों में हाल के अफसरों और नेताओं के दौरे ने इस अविश्वास को और खुलकर सामने ला दिया है। पहले राज्य की मौजूदगी यहाँ सुरक्षा अभियानों के रूप में दिखती थी, अब वही राज्य विकास के वादों के साथ पहुंच रही है। अब बिना पूछे आ रहे हैं, कुछ किसी को पूछ ही नहीं रहे। अब प्रशासन के साथ आ रहे हैं। अब पूछना चाहिए कि यहाँ के वार्ड पंचों को, ग्राम सभा के अध्यक्षों को और यहाँ के सरपंचों से बिना पूछे नहीं आना चाहिए। और बिना मर्जी यहाँ हमारे यहाँ भेड़ बकरी जैसा बिकारी करने का अवशासन हमारे गांवों में नहीं है। कलेक्टर पहुंचे, फिर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष भी दुर्गम रास्ते पार कर पैदल गांव पहुंचे। कागज पर देखें तो ये लोकतंत्र की सक्रियता लगती है, लेकिन गांव वालों ने इसे दूसरे तरीके से पढ़ा। उन्हें लगा कि अचानक बड़ी आवाजाही विकास से ज्यादा खनन की तैयारी है। गांव वाले को बैठा के बात किए हैं। कलेक्टर साहब आए थे, कल भी आए थे, विदेश लोग आए थे, वो कपड़ा लेके दिए है, किसी किसी को नहीं दिए हैं। कलेक्टर आज तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? जो नक्सल समस्या में था तो वो समस्या को पहले कहीं जेल गए, कहीं कुछ किए, वो समस्या को क्यों हल नहीं किए? तो अभी लोग, यहाँ के लोग बागों को क्यों सामने लेके आ रहा है कि कहीं ना कहीं पहाड़ का खनन कराने के वजह से रेल पटरी क्यों बिछा रहा है? ग्रामीणों की बातों में जो दर्द है वह बहुत सीधा है। उनका कहना है कि हम 60 साल से खून जैसा लाल पानी पी रहे थे
तब कोई क्यों नहीं आया? ये सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि राजनीतिक आरोप है। खनन के कारण पानी का लाल होना, बीमारियां बढ़ना, मवेशियों का मरना, ये सब उन्होंने झेला, लेकिन उस समय न सरकार आई न नेता। अब अगर नए पहाड़ में खनन की शुरुआत होनी है तो सबको विकास की याद आ रही है। हम लाल पानी से प्रभावित है, जीव जंतु से प्रभावित है और वनोपज से प्रभावित है, पर्यावरण प्रभावित से परेशान है। तो इस गांव के पालतू जानवरों से इसका मुआवजा मांगने से सरकार नहीं दे रही है। अभी कंपनी तो निजी चल ही रहा है कि डबल खोदे भी चल रहा है, तो उसके बाद भी विकास क्या नहीं हो पा रहा है। तो अभी 13 नंबर खुलने से ही विकास होगा। दंतेवाड़ा और बीजापुर के करीब 45 गांव खनन से प्रभावित बताए जाते हैं। इतने लंबे समय से खनन चल रहा है, लेकिन अगर इन गांवों की हालत आज भी वही है, न सड़क, न अस्पताल, न साफ पानी, ऐसे में लोगों का शक स्वाभाविक है। ग्रामीण कहते हैं कि खनन ने खेत उजाड़ दिए, जीना मुश्किल कर दिया। यानी खनन उनके लिए रोजगार या समृद्धि नहीं बल्कि नुकसान की कहानी बनकर आया। बीजापुर जिले के 45 गांव में प्रभावित है, तो इस गांवों को कुछ सुविधा पहुंचाए। डिपॉजिट 13 नंबर के संबंध में हम लोग तो कहते हैं कि 13 नंबर के वजह से ही आ रहे हैं। आदिवासी जीवन को अगर समझे तो उसका आधार सिर्फ जमीन का मालिकाना हक नहीं होता बल्कि पूरा जीवन तंत्र होता है। छोटी खेती, जंगल से मिलने वाली उपज, पशुपालन और प्रकृति के साथ संतुलन। जब खनन इन सब को तोड़ता है तो असर सिर्फ आय पर नहीं पूरे समाज पर पड़ता है। यही वजह है कि वे खनन को सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं, जीवन में दखल मानते हैं। हमारा जल जंगल जमीन हमारा ही है, हमको भी क्या अधिकार है। तो हमारा पालतू जानवरों नुकसान हो रहा है, तो मनुष्य नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा दिया जाए। इस संघर्ष का एक गहरा सांस्कृतिक पक्ष भी है। जिन पहाड़ों को सरकार खनिज भंडार कहती है, आदिवासी उन्हें पूजते हैं। वहां उनके देवी देवता बसते हैं, पेन पुरखे रहते हैं। पहाड़ उनके लिए आस्था का स्थान है, पहचान का हिस्सा है। इसलिए जब डिपॉजिट नंबर 13 या नंदराज पहाड़ को निजी कंपनी को देने की बात होती है तो उन्हें सिर्फ विस्थापन का डर नहीं लगता, उन्हें लगता है उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। 13 में आप लोग करते क्या हो? पहाड़ में जब घूमते हो क्या क्या है वहाँ पर? क्या देवी देवता है? किस तरीके से पूजा करते हो? क्या कुछ करते हो वहाँ पे? पूजा करते हैं ना हम लोग नंदराज पहाड़ी में। हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग का जंगल जमीन है बोल के मुर्गा देते हैं, सब कुछ बकरी उकरी देते हैं, कौन सा मांगने से वही देते हैं हम लोग। राजनीतिक रूप से ये स्थिति राज्य और आदिवासी समाज के रिश्ते की जटिलता दिखाती है। अफसर और जनप्रतिनिधि पैदल पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। ये सकारात्मक पहल मानी जा सकती है, लेकिन अगर लोगों को लगे कि ये संवाद खनन से पहले की औपचारिकता है तो भरोसा नहीं बनेगा। विकास का दावा तब खोखला लगता है जब दशकों बाद भी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं न पहुंची हों, लेकिन खनन विस्तार की चर्चा तेज हो। विकास के नाम से हमारे यहाँ हैंडपम्प चाहिए, हमारे यहाँ छोटा रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए। ये चीज़ को हम मांग रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को नहीं पहुंचा रही है। इस लोगों को सुविधा क्यों नहीं कर रहा है कि हॉस्पिटल ले जाने को? इधर मर रहा है तो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यही विकास बनाम दोहन की बहस साफ दिखती है। आदिवासी समाज का तर्क बहुत सीधा है। अगर सरकार सच में विकास चाहती है तो बिना नए पहाड़ काटे भी सड़क, स्कूल, अस्पताल दे सकती है। विकास के लिए खनन जरूरी क्यों है? ये सवाल राज्य की उस सोच को चुनौती देता है जहां खनन को ही विकास का इंजन माना जाता है। 13 नंबर पहाड़ खोलने से क्या लोगों को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ विकासकारी बोलने से विकासकारी है ही नहीं है। इसमें देखो, अभी देखो यहाँ पर ये आश्रित गांव फुरंगेली में हम बैठे हैं, तो हिरोली वाला अभी तक यहाँ तक कहाँ यहाँ बिजली पहुँचाया है कि रोड पहुँचाए कि स्कूल है, क्या है? पानी का सुविधा है यहाँ नहीं है। रेलवे लाइन विस्तार का विरोध भी इसी सोच से जुड़ा है। बाहर से देखने पर रेल लाइन विकास का प्रतीक लगती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे खनिज ढुलाई का रास्ता मानते हैं। उनका अनुभव कहता है कि दशकों से खनन हो रहा है, रेल भी है, पर हमें क्या मिला? अगर नई लाइन आएगी तो फायदा कंपनियों को होगा, नुकसान हमें। 13 नंबर खोदने का जीबट्टित के लिए मतलब वहाँ से खोदने का
नहीं देंगे बोल के ये बात हम लोग चाहता हूँ। रेलवे लाइन उसको खोलने का बंद करना है। हिरोली पंचायत के पुरेंगल गांव में 3 पंचायतों के 10 गांव का एक साथ बैठना बताता है कि ये असंतोष अब फैल रहा है। ये सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सामूहिक आवाज बन रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर पहाड़ दिया गया तो आंदोलन होगा। ये चेतावनी लोकतांत्रिक है लेकिन गंभीर है। 3 पंचायत वाला यहाँ आके उपस्थित हुई है कि नहीं? मतलब यही बात में हम लोग इधर आए हैं। यहाँ एक बड़ा बदलाव और दिखता है। पहले राज्य और आदिवासी समाज के बीच की जगह नक्सलवाद ने घेर रखी थी। अब जब वह प्रभाव कम हुआ है तो सीधा संवाद संभव हुआ है। लेकिन अगर इस मौके पर भरोसा नहीं बना तो असंतोष दूसरी शक्ल ले सकता है। खनन का आर्थिक पक्ष भी सवालों के घेरे में है। लौ अयस्क देश के उद्योगों के लिए जरूरी है, लेकिन जिस जमीन से ये निकल रहा है वहां के लोग गरीब क्यों हैं? अगर खनन से पैदा पैसा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार में नहीं दिखता तो लोग उसे अपना विकास नहीं मानेंगे। विकास का नाम तो हम विरोधी नहीं कर रहा कि स्कूल होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। हम तो पहले तो माओवादी के नाम से फिर दबाव था। अभी सरकार तो अभी तो माओवादी ख़त्म कर दिया बोला ना, तो हम तो विकास ही सारा ना सब जनता। अभी क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल यहाँ शिक्षा ही नहीं है, कुछ नहीं है। पहले लोग को पहले वाला शिक्षा नहीं है, अभी पढ़ लिख नहीं पा रहा है। अभी तो सारा ना विकास। ग्रामीणों की मांगें बहुत बुनियादी हैं। सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, साफ पेयजल। वे उद्योग नहीं मांग रहे, जीवन की न्यूनतम सुविधाएं मांग रहे हैं। इससे साफ है कि वे विकास विरोधी नहीं है, वे सिर्फ ऐसा विकास नहीं चाहते जो उन्हें उजाड़ दे। खनन भी करेगा कि बाहरी लोग को यूपी बिहार से आके यहाँ नौकरी करेगा तो फिर खनन करने से मतलब ही क्या है? हमारे लोग को कोई फायदा ही नहीं है। हमारा जीव जंतु पूरा तो नष्ट हो जाएगा ना। यहाँ रहने वाले लोग को मुश्किल है। क्या क्या है गांव में? इसमें कुछ नहीं है, ना बोरिंग का सुविधा है, ना स्कूल का सुविधा है, ना बच्चे लोग का सब गांव वाले अनपढ़ है। सरकार के सामने चुनौती साफ है। खनन की जरूरत और स्थानीय अधिकार के बीच संतुलन कैसे बने? अगर परियोजनाएं बिना ग्राम सभा की सहमति और भरोसे के आगे बढ़ेंगी तो विरोध होगा। लेकिन अगर पहले से प्रभावित गांव का ईमानदारी से विकास किया जाए तो भरोसा बन सकता है। बिना ग्राम सभा की अनुमति से, बिना सरपंचों से, बिना वार्ड पंचों से, बिना ये हमारे आदिवासी भाई बंधुओं से और आम जनता से बिना पूछे यहाँ कोई कलेक्टर आ रहा है, कोई विधायक आ रहा है, यह क्या कारण है? फिलहाल इन लोगों का एक ही कहना है कि खनन हमें नहीं चाहिए। एनएमडीसी आज 60-65 सालों से खनन कर रही है। जो आयरन हिल के नीचे बसे गांव हैं उनका विकास नहीं हुआ है। वो लाल पानी पीने पे मजबूर हैं। उनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है जिससे वो अपनी नागरिकता साबित कर सकें। दंतेवाड़ा आज एक बड़े सवाल के सामने खड़ा है। क्या पहाड़ सिर्फ खनिज हैं या जीवन का आधार? सरकार उन्हें अर्थव्यवस्था की नज़र से देखती है, आदिवासी अस्तित्व की नज़र से। समाधान शायद दोनों के बीच संतुलन में ही है। फिलहाल अंदरूनी इलाकों से जो आवाज़ उठ रही है वह साफ है। पहले हमारा जीवन सुधारो, फिर पहाड़ की बात करो। यह आवाज़ तेज नहीं लेकिन ठहरी हुई है, और लोकतंत्र में ठहरी हुई आवाज़ें ही सबसे ज़्यादा देर और दूर तक जाती है। ज़रूरी बात में फिर होगी बात।